हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं भारत की संरचना और भारत की जो भू-आकृति है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में पूरी डिटेल देखने वाले हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम अपने को दिखाई दे रहा है, संरचना और भू-आकृति विज्ञान। भू-आकृति का मतलब भूमि की आकृति कैसी-कैसी है, जिसके बीच में पर्वत, पठार और मैदान, और इसके साथ ही साथ अगर अपने देखें तो जो मरुस्थलीय इलाका है, जो मरुस्थल का इलाका है, और जो तटीय क्षेत्र या अपने कह सकते हैं जो द्वीप समूह वाला एरिया है, वो सारा का सारा आज अपने कवर करने वाले हैं। द्वीप समूह और तटीय इलाका, आज इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। जो मेन लाइन्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखें। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 46 करोड़ वर्ष पूर्व है। मतलब कि इतनी आयु मानी जा रही है कि 46 करोड़ वर्ष होगी। उसके बाद में अपने अगर और देखें तो जो अपनी इंडियन प्लेट है, मतलब इंडिया का जो हिस्सा है, वो पहले भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित था। धीरे-धीरे कई सालों बाद यह आकार में काफ़ी विशाल थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा था और करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। कोई ना कोई बल लगा होगा इसके बीच में, क्योंकि जितनी भी प्लेटें हैं ये एक दूसरे से दूर की तरफ खिसकती रहती हैं या पास में भी आती रहती हैं। तो उसी कारण से जो इंडियन प्लेट थी वो उत्तर दिशा में खिसक गई और जो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में खिसक गई। इसके बीच में कई अंतर्जनित और बहिर्जनिक बल लगते हैं। इनके बारे में आगे अपने डिस्कस करेंगे कि अंतर्जनिक बल कौन से होते हैं और बहिर्जनिक बल कौन से होते हैं। ठीक है? तो उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, जिसके बीच में भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बाँटा गया है। एक है प्रायद्वीपीय खंड, एक है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएँ, और एक है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो नॉर्मली वे में समझें तो भारत का जो दक्षिणी एरिया है, भारत का पूरा जो नीचे का दक्षिण एरिया है, वो तो हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है? प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद में हिमालय का जो एरिया है, ये आपका जो ऊपर वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया, जहाँ पे हिमालय पर्वत फैला हुआ है, वो आपका आ जाता है हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं में। और जो बीच का एरिया बच गया है, ये सारा का सारा जो आपका यूपी से लेके हम कह सकते हैं मेघालय तक का जो एरिया है, या अपने उड़ीसा तक का जो एरिया, यहाँ तक का एरिया है, ये सारा किसमें आता है? नदियों में आ जाता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान बनता है, वो सारा एरिया आपको आगे देखने को मिलेगा। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय खंड की तरफ। तो प्रायद्वीपीय खंड में कहाँ से लेके कहाँ तक का है? तो ये थोड़ा बहुत देख लें। जैसे जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंग्लोंग का पठार और मेघालय का पठार और पश्चिम राजस्थान में इसी खंड का विस्तार है। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, मैप के अंदर देखते हैं अपने। मैप के अंदर देखो, प्रायद्वीपीय खंड का मतलब ये इतना हिस्सा इन्होंने बता दिया प्रायद्वीपीय खंड में, जैसे कि इसने ये एरिया पूरा कवर कर दिया, ये सारा एरिया, ये जो दक्षिण भारत का ये सारा एरिया है, ये किसमें कर दिया इसने कवर? प्रायद्वीपीय खंड में कर दिया। ठीक है? और जहाँ से गंगा नदी बह रही है, ये वाली गंगा नदी यहाँ से ऐसे जाती रहेगी और यहाँ से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से आएगी और ये बाद में बांग्लादेश में जाके गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। इसका नाम वहाँ पे पद्मा हो जाता है। तो ये सारा का सारा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बन गया है। और इसके अलावा जो आपका इधर वाला एरिया है, ये हो गया प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा, और जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा ये आपका किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हिमालय पर्वत का भाग। ठीक है? अब इसके बीच में ये पूरी डिटेल से लिखा हुआ है कौन-कौन सा पठार है, कौन-कौन सा अ, हम कह सकते हैं पर्वत है। तो अपने को इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है, अपने को बस ये थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है या प्रायद्वीपीय जो चट्टानें हैं, वो किसकी बनी होती हैं? नाइस और ग्रेनाइट की बनी होती हैं। उसके बाद में अगर और देखें तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ठीक है? जिसके बीच में सतपुड़ा क्या है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये रिफ्ट घाटियों से बहती है। रिफ्ट घाटियों का मतलब ये देखो, रिफ्ट घाटियों का मतलब इस तरह से क्या है, घाटियाँ बनी हुई है और इनके बीच में से वो गुजर रही है।
ठीक है, जैसे नदी गुजरती है ना, पर नदी गुजरती है उसके आसपास का एरिया इतना ज़्यादा उठा हुआ नहीं होता। और रिफ्ट घाटियाँ क्या होती हैं, जिसके बीच में आसपास का जो एरिया वो इतना ज़्यादा उठा हुआ होता है कि ये जो नर्मदा, ताप्ती और महानदी है, ये अपने को एक घाटियों में बहती हुई नदी दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम रिफ्ट घाटी है। उसके अलावा ये पहाड़ियों के नाम अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ और, जो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ अरब सागर में गिरती हैं। तो जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन वो क्या निर्माण करती है, डेल्टा। और जो अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ, वो क्या निर्माण करती हैं, ज्वारनदमुख या एस्चुरी। इसका निर्माण करती है ज्वारनदमुख या एस्चुरी का, मीन्स वाटरफॉल का निर्माण करती है। ठीक है, वाटरफॉल। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो किसका करती है निर्माण, डेल्टा का। उसके बाद में यहाँ पे हिमालय की आकृति के बारे में बताया गया है। हिमालय का जो एरिया है वो गार्ज बनाती है, यू आकार की घाटी बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया हुआ है। इसके बीच में अपने को कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला, बाकी ये लाइन देख लेना। 6.4 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में इसका निर्माण हुआ है, मैदान का। ठीक है, उसके बाद में आता है भू-आकृति। भू-आकृति को कितने भागों में बाँटा गया है? तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इन 6 का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी पर्वतमाला। तो ये जो ऊपर की अपने को अ, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की जितनी भी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी इसमें आती हैं। इसके बीच में अब हिमालय को कुछ भागों में बाँटा गया है, जिसमें है बृहत हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नीचे वाला है, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो ये देखो, इस तरह से इसके टुकड़े कर दिए। तो जो ये सबसे लास्ट वाला है, इसका नाम क्या रख दिया, शिवालिक हिमालय। शिवालिक से जो ऊपर वाला है, उसका नाम रख दिया यहाँ पे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय से ऊपर वाला का नाम क्या रख दिया, यहाँ पे पार हिमालय। और पार हिमालय से जो ऊपर वाला है, जिसका नाम है बृहत हिमालय, या अपने इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो ये जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ये अपने भारत से थोड़ा-सा बाहर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है? ट्रांस हिमालय का क्षेत्र अपने यहाँ पे बहुत कम है। उसके बाद में जैसे अपने नीचे की तरफ और देखें, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो देख लो। भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणी उत्तर-पश्चिमी दिशा से दक्षिण-पूर्व की दिशा की ओर फैली हुई है। अ, यहाँ पे देखो, बृहत हिमालय की जो श्रृंखला है, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। तो कौन से को कहा जाता है, तो बृहत हिमालय श्रृंखला को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। इनकी लंबाई चौड़ाई इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आते हैं उत्तरी भारत का मैदान। सीधी-सी बात है, जो भी मैदान का निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिट्टी लेके आती है, जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, उसी के मैदानों का निर्माण होता है और वहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ होती है। इस मैदानों को 3 भागों में बाँटा है, एक है भाबर, तराई और जालोर का मैदान। फिर जालोर के मैदान को 2 भागों में बाँटा है, एक है भांगर और एक है खादर। तो नॉर्मली वे में अगर देखो तो ख पहले आता है, तो ख को नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, बै बाद में आता है तो बै से पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, ठीक है? नदियाँ जब नई जलोढ़ मिट्टी लाती है उसको खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको भांगर कहते हैं। भाबर क्या होता है? एक है भाबर और एक है तराई। तराई जो होता है वो दलदली एरिया होता है और भाबर जो होता है उसके बीच में अपने को बड़े-बड़े कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं और उसके बीच में क्या है, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ये लाइन्स हैं यहाँ पे, बाकी जो मैंने बोला है वो याद रख लो तो आसान रहेगा। उसके बाद में इसके बीच में जैसे कोई भी एक डेल्टा का उदाहरण अगर देखना चाहो तो सुंदरवन डेल्टा, जो कि आपका पश्चिम बंगाल वाले एरिया में बनता है और ये सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है? जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद में आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का जो एरिया वो देखो कहाँ से लेके कहाँ तक है। पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ। तो सारा एरिया मैंने आपको बता दिया था कहाँ से लेके कहाँ तक का है। ये सारा उसके बीच में लिखा है। कार्बी एंग्लोंग का जो पठार है, ये आपका मेघालय में है। इसको ज़रूर देख लेना कि ये कहाँ पे है। ये मेघालय में है। उसके बीच में आपको कई पठार देखने को मिलते हैं, जिसमें हजारीबाग का पठार, पलायू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार और कर्नाटक का पठार। ये सारे के सारे पठार हैं जो प्रायद्वीपीय पठार के एक भाग हैं।
उसके कुछ छोटे-छोटे हिस्से हैं, ठीक है? अब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें से भी कई नदियाँ बहती हैं, तो अपने को इतना ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि नदियों वाला टॉपिक जब आएगा तब आपको पढ़ना है ना। तो इसके बीच में बताया कि इसने पठार को 3 भागों में बाँटा है, एक है दक्कन का पठार, एक है मध्य उच्च भूभाग और एक है उत्तरी पूर्वीय पठार। तो दक्कन का पठार जो है उसके बीच में कौन-कौन सा एरिया आता है? तो उसने 2 भागों में बाँट दिया, एक है पूर्वी घाट और एक है पश्चिमी घाट। और उत्तर में जो है वो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है? फिर इसने पश्चिमी घाट के भी कुछ हिस्से किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र को सह्याद्री पर्वत, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इसके बीच में जो मेन लाइन्स हैं वो आ जाओ। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? अनाईमुड़ी, इसकी ऊँचाई 2695 मीटर। दूसरी कौन-सी ऊँची है? तो डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम आ जाती है, वो कौन-सी है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ठीक है? सबसे दक्षिणतम कौन-सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। उसके बाद में आता है मध्य का उच्च भूभाग। मध्य के उच्च भूभाग में रेतीले टीले मिलते हैं। बरखान, बरखान क्या होता है? ये अर्धचंद्राकार मिट्टी के टीले होते हैं। उसके अलावा चंबल की एकमात्र सहायक नदी बनास है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। ये एक लाइन इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है कि ऐसी कौन-सी चंबल की सहायक नदी है जो अरावली के पश्चिम से निकलती है, ठीक है? उसके अलावा ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, छोटा नागपुर का पठार। उत्तर-पूर्व के पठार को इन्होंने 3 भागों में बाँटा है, एक है गारो की पहाड़ियाँ, एक है खासी की पहाड़ियाँ और एक है जयंतिया की पहाड़ियाँ। ये मेघालय वाली साइड ही हैं सारी की सारी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है? उसके अलावा अगर देखो तो छोटा नागपुर के पठार की तरह ही मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सिल्मेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का महत्वपूर्ण भंडार है। इसको बस इतना याद रखना है और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है? उसके बाद में आता है भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल में क्या मिलेंगे? टीले मिलेंगे, बरखान, रेतीले टीले, अर्धचंद्राकार मिलेंगे। ये पहले के टाइम में मेसोजोइक काल के टाइम का समुद्र का क्षेत्र माना जाता था, बाद में ये समुद्र सूख गया, फिर यहाँ पे रेत ही रेत होगी, ठीक है? उसके बाद में अगर नीचे की तरफ चलें तो और इसमें लूनी नदी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लें। पलाया झीलें क्या होती हैं? पलाया झीलें ऐसी झीलों को कहा जाता है जो मरुस्थल के अंदर जो झीलों का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पलाया झीलें कहते हैं। जहाँ नदियाँ, झील या पलाया झीलें में मिल जाती हैं। पलाया झीलों का जल खारा होता है और इससे नमक बनाया जाता है। तो जो ये देख सकते हैं आप एरिया, कुछ नहीं बस यही याद रख लेना कि मरुस्थल के अंदर कुछ छोटी-छोटी झीलें होती हैं मरुस्थल के अंदर, उनको पलाया झीलों के नाम से जाना। अब आता है तटीय मैदान। तटीय मैदान को 2 हिस्सों में बाँटा है, एक है पश्चिमी तटीय मैदान, एक है पूर्वी तटीय मैदान। उसके अलावा पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर क्या है, आपको बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह देखने मिलेंगे। बंदरगाह का मतलब जहाँ से सामान लेके जाया जाता है और उतारा जाता है। तो यहाँ पे ये आपको नाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में कुछ तट हैं, जैसे गुजरात का तट, केरल का तट। अब उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, जैसे गुजरात का तट जो है, उसका नाम दे दिया काठियावाड़ तट, ठीक है? महाराष्ट्र का जो तट है, उसका नाम दे दिया कोंकण तट। और कोंकण तट जो है, इसको गोवा का और महाराष्ट्र का दोनों का मिक्स समझना। कर्नाटक और केरल वाला जो तट है, उसको नाम दे दिया मलाबार तट, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारी अरब सागर में गिर रही है। मालाबार तट की विशेष विशेष जो स्थलाकृति है उसको क्या कहते हैं? क्याल कहते हैं। मालाबार तट की विशेष जो स्थलाकृति बनती है जिसको अपने क्या कहते हैं? क्याल कहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं और नौकायन करते हैं। नौकायन का मतलब अ, जो भी शिप्स होती हैं उनको चलाते हैं। नौका दौड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये अपने केरल की प्रसिद्ध है, ठीक है? उसके बाद में और अगर देखें तो यहाँ पे पूर्वी तट के जैसे पत्तनों के नाम बताना है, तो पूर्वी तट के पत्तनों के नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं अगर आपको आते हैं तो। द्वीप समूह में 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह और एक अरब सागर का। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप समूह हैं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जो बंगाल की खाड़ी के अंदर 572 द्वीप समूह हैं, उसके बीच में 2 प्रमुख हैं, एक है रीची और एक है लबरेंथ।
ये 2 द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। ये जलमग्न पर्वतों का हिस्सा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, जीवंत ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है बेरन आइलैंड या बेरन ज्वालामुखी, ठीक है? उसके अलावा उत्तरी अंडमान की सबसे ऊँची चोटी का नाम सैंडल पीक है। ये एक ही पॉइंट याद रखना है। और अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय हैं, ये याद रख लेना। और ये पूरा द्वीप किससे बना हुआ है? प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ है। यहाँ पे 36 द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा? मिनिकॉय। और जो 10 डिग्री चैनल है, उसके द्वारा इसको 2 भागों में बाँटा गया है। उत्तर में अमीनी और दक्षिण में कनानोरे द्वीप, ठीक है? तो ये रहा जो क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला क्षेत्र कौन-सा है? इसका उत्तर बताना। और डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन-सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? इसका उत्तर दे देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना।